ओके, बस 1 मिनट का वेट करेंगे। जो साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से जुड़ जाएं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एनपी क्लासिफिकेशन पे डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हाँ एमसीक्यू पोर्शन लेना है। ठीक है, तो जो एमसीक्यू का पोर्शन है उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था वेसल के नियम, वेसल नॉर्म्स। तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। एक्टिव प्राइवेट चैट प्लीज, हाँ कर दिया गया है सर इसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। तो भाई देखिए, लास्ट पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू पोर्शन भी आपके लिए है। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, और कुछ एमसीक्यू जो है आपको आने वाले सेशन मिलते जाएंगे। अब ये रहेगा कि डेली के डेली जो है एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का एमसीक्यू सेशन चलाएंगे, और बाकी अपना थ्योरी सेशन भी चलाते रहेंगे लगातार, ताकि आप स्ट्रॉन्गली देखें। बेसल नॉर्म्स एक होगा ना सर? हाँ बेसल नॉर्म बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल बेसल नॉर्म पे बात करते हैं। चेक दैट द इश्यू ऑन द प्रैक्टिस। ओके ओके ठीक है रोहित जी, पॉइंट मैंने नोट कर लिया है आपका। हाँ जी बिल्कुल इसके बाद होगा शिवम जी, बिल्कुल इसके बाद होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ये करंट और फाइनेंस के क्वेश्चन है, ये क्या जोड़ दिया लोगों ने। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें और इसका आंसर लगाएं। विच इंडियन बैंक इज इम्प्लीमेंटिंग एंड द innovative approach to prevent loan default by the surprising potential default? कौन सा भारतीय बैंक संबंधित ऋण चूककर्ताओं को अघोषित घर धोने के दौरान चॉकलेट देकर आशित करके ऋण चूक को रोकने के लिए क्या अभिनव दृष्टि को लागू कर रहा है सर? इसका सही आंसर बिल्कुल सही है आपका। ये भी रिसेंट के स्टेट बैंक का ही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एकदम सही सही आंसर। State Bank of India, India's largest public sector bank, is the implementing the unique approach of the surprising potential loan defaulter with the chocolates during the unannounced home visits to the prevent loan defaulter सर। सर जूम हो गया है, जूम हो गया है। अच्छा मैं सॉरी, आपकी बात समझ नहीं पाया, कोई बात नहीं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक का पूर्व नाम क्या है सर? एसबीआई का नाम पहले क्या था? जरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस बिल्कुल ठीक का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो 3 बड़े बैंकों का मर्जर करके बनाया गया था सर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 को। ठीक है, 1920 को स्टेब्लिश हुआ था सर। और जेएम केन जो थे इसके फाउंडर थे, ब्रिटिश ने इसको स्टेब्लिश किया था। देश के 3 बड़े बैंक जिनके नाम थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, 3 बैंक थे सर। यहां पर बैंक ऑफ बंगाल की बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल को बैंक ऑफ बंगाल, या इसको हम प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते हैं, जानना सर। के बार ऑप्शन में बैंक ऑफ बंगाल को प्रेसिडेंसी बैंक मिलेगा। पहले बैंक ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो बैंक ऑफ बंगाल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इसको 4 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट आपको दे सकते हैं सर। पहला सेविंग अकाउंट और चेक, यस बिल्कुल ठीक है आपने हरभजन जी। कब किया था? इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सेविंग अकाउंट और चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला देश का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। बिल्कुल ठीक है, 1833 में साहब इसने चेक सिस्टम और सेविंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। तो चेक सिस्टम और सेविंग अकाउंट को लाने वाला प्रथम बैंक जो है वह है बैंक ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही आंसर। दूसरी बात, ये देश का प्रथम बैंक है जिसने अपना नाम बदला था, ध्यान ना। 1806 में इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता। लेकिन 1809 में इस बैंक ने अपना नाम बदला और बदल के कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल देश का प्रथम बैंक है जिसने अपना नाम बदला था सर। तो अपने नाम को बदलने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा हो गया? बैंक ऑफ बंगाल सर। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक टू रीनेम आवर नेम इज अ बैंक ऑफ बंगाल या प्रेसिडेंसी बैंक। इसका पुराना नाम जो था बैंक ऑफ कलकत्ता था पहले 1806 में, और 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। और चौथा और आखिरी पॉइंट, बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जो पहली फॉरेन ब्रांच ओपन की गई थी, बैंक ऑफ बंगाल की जो फर्स्ट फॉरेन ब्रांच है वो खोली गई थी श्रीलंका में। श्रीलंका कहां पर? जल्दी बताइए, श्रीलंका में ओपन की गई थी बैंक ऑफ बंगाल की ब्रांच, कोलंबो में। और कोलंबो का नया नाम क्या है जल्दी बताइएगा, कोलंबो का नाम?
कुमार सूरज जी बताएं, कोलंबो को आज किस नाम से जानते हैं हम लोग? श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कोलंबो का नाम बदल के नया नाम कर दिया है सर, श्री जयवर्धना पूरे कोट्टे, याद रखिएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर आशीष सर का आंसर बिल्कुल सही है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, ये पूरा नाम इनका सर। तो श्रीलंका में कोलंबो में इसने अपनी पहली फॉरेन ब्रांच ओपन की थी सर, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बता दूं आपके लिए कि जो ये कोलंबो में ब्रांच ओपन की गई थी, ये ब्रांच आज भी चल रही है सर, ये ब्रांच आज भी चल रही है, और इस ब्रांच को चलते हुए लगभग 160 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। तो ये क्वेश्चन 2015 के आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का वो बैंक, वो पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी 150 वर्ष से अधिक पुरानी ब्रांच आज भी श्रीलंका कोलंबो में चल रही है, तो वो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय बैंक ऑफ बंगाल था, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। हाँ बिल्कुल सर। तो बैंक ऑफ बंगाल हो गया पहला बैंक, दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीन बैंकों को मर्जर करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब यहां से एक सवाल उठता है, जब स्टेट बैंक बनता है तो स्टेट बैंक बनता है सर, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, एसबीआई एक्ट 1955। एसबीआई की शक्तियां एसबीआई एक्ट में निहित हैं, एसबीआई एक्ट 1955 की सहायता से ठीक है 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होता है, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई के दिन नेशनलाइज किया गया, और इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट बैंक नाम से स्टेबलाइजेशन इसकी कब होती है? जुलाई को, इसलिए ध्यान रखना, हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं एसबीआई स्टैब्लिश डे। क्या मनाते हैं? एसबीआई का स्थापना दिवस, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 70, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका 68 नंबर का अभी डे सेलिब्रेट हुआ है सर, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी होता है, ध्यान रखिएगा सर। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि स्टेट बैंक ने अभी रिसेंट में अपना कौन सा डे सेलिब्रेट किया है, तो वो था 68 नंबर का। और 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस के अलावा जीएसटी डे भी आपका इसी दिन मनाया जाता है सर, ध्यान रखिएगा इसके लिए, है ना। और स्टेट बैंक की आपको पता होना चाहिए कि दिनेश कुमार खरे जो है वो प्रेजेंट में इसके कौन है? एमडी एंड चेयरमैन है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन की बात की जाए तो ये थे आपके मिस्टर जॉन मथाई, जॉन मथाई। जॉन मथाई जी कौन है? ये जॉन मथाई जी आपके स्वतंत्र भारत के, जिस समय देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं सर, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहले रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं सर, फर्स्ट चेयरमैन। यस, दुनिया का 47वां सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। एसबीआई के फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं सर, स्टेट बैंक ऑफ ग्रुप जब बना था, ठीक है। और इसके अलावा जॉन मथाई जी ने 1952 53 का बजट पेश किया था, सॉरी माफ कीजिए 51 का, 51 52 का, यानी कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, जब देश का मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, 1950 हो गया सर, माफ कीजिएगा, 50 से 51 है सर, मुझे 52 53 का जो है उनका याद रहा, ये 50 52 में सर, 51 में सर, है ना। 1950 51, देखिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, और 1950 51 का जो बजट था, जो कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट था, वो जॉन मथाई ने पेश किया था। इसी बजट में देश में प्लानिंग कमीशन की नींव रखी गई थी सर, इन डीएसबी ओनली प्राइवेट से बैंक, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसके लिए। तो यहाँ पर 1950 51 का जो बजट था वो इनके द्वारा पेश किया, जो कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट था। स्टेट बैंक के फर्स्ट चेयरमैन चुके हैं, और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं सर, जॉन मथाई, इनका नाम याद रखिएगा सर, ठीक है। तो स्टेट बैंक के रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताया सर, है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट मैंने जोड़ दिए हैं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, मैं इसे ब्लैंक कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि इसके आगे का पोर्शन मैं आपको बता सकूं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है। जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक कितने हैं सर, जल्दी बताओ। एसबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक कितना परसेंट है? चाहे आप गूगल करिए और बताइए सर, 59% बताया, ओके, और
75% और बताइए। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं भाई, 51 से ऊपर है, वो तो आ ही रहा है सर। गवर्नमेंट स्टेक इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो भैया, अगर स्टेट बैंक की बात की जाए, चलो मैं बता देता हूं आपके लिए, बिल्कुल सही कहा आपने पारुल जी, आपका आंसर ये 57.5% का स्टेक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर। पहले ये स्टेक लगभग 61% था, फिर कम होता तो इतना कर दिया सर। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अपने स्टेक को रिड्यूस कर रही है धीरे धीरे सर, लेकिन इतना रिड्यूस नहीं करेगी कि वो प्राइवेट हो जाए। 51% स्टेक के साथ वो सरकारी बैंक रहेगा, और जो ये बाकी पोर्शन है, इस पोर्शन हिसाब से डिस इन्वेस्टमेंट की बिहाफ पर उनको जो है पैसा या फंड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है सर, इसको ध्यान किया सर, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पाते हैं, यहाँ पर कहाँ पहुंच गए हम, कौन सा क्वेश्चन खोल दिया, ये रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट से हो गया आपका 57 पॉइंट आपका 5% सर, ये आपका गवर्नमेंट का स्टेक है इसके अंदर। ठीक है, और स्टेट बैंक की टैगलाइन जल्दी से बताइए क्या है सर टैगलाइन, देखिए कौन बताएगा। देखिए कौन बताता है। देखिए हम लोग एसबीआई सीबीओ की बात कर रहे हैं, तो एसबीआई के हमें कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, बिल्कुल प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, बिल्कुल ठीक है। बैंक टू ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ए बैंक द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सही यहाँ पर, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं या इसके जो एमडी हैं, उनके नाम आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एमडीज बताऊंगा आपको। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एमडीज हैं वो कौन कौन से इसके अंदर एमडी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो इसके अंदर एमडी है, 3 एमडी हैं, उनके नाम क्या क्या। नंबर 1 पे है सी एस शेट्टी। एक मिनट मैं शायद बोला था भाई, शेट्टी, ठीक है, सी एस शेट्टी है नंबर 1 पे नाम। अगर आप नोट कर तो नोट कर लेगा, सी एस शेट्टी एमडी नंबर 1। दूसरे अश्विनी कुमार तिवारी, दूसरे का नाम है अश्विनी कुमार तिवारी, कुमार तिवारी। ठीक है, और तीसरा नाम जो आता है एमडीज के अंदर, तो वो है आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, आलोक कुमार चौधरी, ये है आपके प्रेजेंट में नाम। ठीक है, एमडीज का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। सी एस शेट्टी, अश्विन कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, ये हैं प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सर। बिल्कुल जी, लोएस्ट स्टेक रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसके अंदर जो 68% था, जिससे रिड्यूस करते करते 61 लाएगा, और 61 से 57% तक ला दिया गया सर। ऐसा क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट अपने स्टेक कम क्यों कर रही है। एक्चुअली स्टेट बैंक को अपने बिजनेस के लिए फंड जब की नीड होगी, तो स्टेट बैंक ने फंड की डिमांड करी, तो गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि भैया पैसा नहीं है, और पैसे की जगह काम करो, जो मेरे स्टेक है उसे सेल आउट कर दो और पैसे को बना लो सर। तो अगर स्टेट बैंक शेयर उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो शेयर्स हैं उनको अगर धीरे करके वापस कर रहा है, उसके लिए पैसा ले रहा है उसके बदले, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे सर यहाँ पर, लेकिन कभी भी 50 से नीचे नहीं जाएंगे सर। नहीं नहीं, प्राइवेट तो नहीं होगा सर, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। प्राइवेट सरकार नहीं करके, सरकार का टारगेट ही यह है सर कि हमें सर देश के अंदर 5 से 6 बैंक रखने हैं सरकारी। और अभी अगले साल से आप सुन लीजिएगा कुछ न्यूज, कुछ बैंकों के मर्जर की न्यूज आपको देखने को मिलेगी सर। कुछ बैंक जो है आपके मर्ज होंगे, कुछ आपके जो बैंक नए स्टेब्लिश कर दिए जाएंगे सर। पूरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस है, ताकि जो है हायर एंड फायर पोजीशन में परफॉर्मेंस बेस्ड काम हो सके सर। ठीक है। हाँ, अभी इस पर मैं हरभजन जी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके लिए अल्टीमेटम 2022 के अंदर दे दिया गया था। 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया गया था अल्टीमेटम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अल्टीमेटम दिया गया था, और इसके अलावा एक बैंक और है उसको अल्टीमेटम दिया गया था सर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी परफॉर्मेंस में बहुत जबरदस्त सुधार किया सर, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है जैसी पीछे फ्रेमवर्क से बाहर हुआ है सर, बाहर होती ने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है, जैसे कनपटी के ऊपर बंदूक रख दी गई है, तो उनकी परफॉर्मेंस सुधर गई है सर। तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर निकल चुके हैं बाहर। तो उस केस में क्या, वो सेफ जोन मांगा है। अब सरकार इस पर क्या प्लान करती है वो आगे उन्हें टेम्परेचर चलेगा सर।
इंडियन ओवरसीज बैंक है, हाँ बिल्कुल सर, इसके भी हालात ऐसी ही हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के भी ये मर्ज होगा सर, दूसरे बैंक में मर्ज किया जाएगा सर। हाँ देखिए, बिल्कुल होने के चांसेस क्या है। चलिए स्टेट बैंक की बात आई तो यहाँ स्टेट बैंक बात कर ली, मैं रफ करने जा रहा हूँ इस टॉपिक के लिए, इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एसबीआई की जब हम बात करते हैं तो एसबीआई से जुड़े पॉइंट के ऊपर जानकारी हमारी अच्छी होनी चाहिए सर। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एसबीआई का हेडक्वार्टर सबको पता है मुंबई में है सर। ठीक है, और एसबीआई के रीजनल ऑफिस की संख्या पूरे भारत में कितनी है? 8 है सर, जानना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तो है ही, पटना, भोपाल, हैदराबाद और आपकी गुवाहाटी में भी इसका जो है रीजनल ऑफिस है सर। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल ऑफिस है उनकी संख्या भी लगभग 31 के आसपास है। ठीक है, और चेयरमैन दिनेश कुमार खरे जी, ये भी आपको पता होना चाहिए सर। स्लाइड चेंज कर रहा हूं, नया क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है सर, ये रफ करो यहां से पहले यार, जस्ट अ मिनट। ये लीजिए, which investment firm acquired 5 crore shares of the IDFC First Bank in a block deal on 11 सितंबर 2023? 11 सितंबर 2023 को किस निवेश फर्म ने एक ब्लॉक डील में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 5 करोड़ के शेयर हासिल कर लिए हैं सर? वाह, आशीष मिश्रा जी, चीता, एकदम सही आंसर देते हैं भैया, बिना ऑप्शन देके। इसका मतलब हमारे आशीष मिश्रा जी जो है भैया, अपने न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह को लगातार देखते चलते हैं और चीजें यहाँ पर क्लियर करते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन आशीष मिश्रा जी का, जबरदस्त। और इसका एकदम सही आंसर जो है आशीष मिश्रा जी दिया, बाकी किसी का आंसर मोस्टली सही नहीं आ रहा है यहाँ पर। जी क्यू जी पार्टनर्स, ये है कंपनी सर, जी क्यू जी पार्टनर, आ यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म acquired 5 crore shares of the IDFC First Bank in a block deal on September 11, 2023 सर। ठीक है, ये पॉइंट जाने के सर, बहुत बढ़िया आशीष सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What percent of the women MPs are included in the panel of the vice chairman chairperson set up by the राज्य सभा चेयरमैन? राज्यसभा सभापति द्वारा गठित उपाध्यक्षों के पैनल में कितने प्रतिशत महिला सांसद शामिल हैं? और यहाँ पे सोहन जी हमारे, क्या बात है सर। ABCD आंसर, पॉलिटिकल जानकारी रखते हुए सर, पहला वाला क्वेश्चन बता दो। बिल्कुल बताते हैं क्वेश्चन पहला वाला भी, इस क्वेश्चन के बाद आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन भी। यहाँ पर आंसर जो आ रहा है कि लोगों का बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली सही आ रहा है। चलिए चेक करते, सही आंसर 50% सर, बस यही मुझे लग रहा था गड़बड़ होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है। The panel of vice chairman established by the Rajya Sabha chairman includes 50% women MPs. याद रखना 50% women MPs. As mentioned in the passage, reflecting a commitment to promoting gender equality in the Indian politics. और ये IMP क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सभी जान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है काफी से लोगों को लगाया, लेकिन इसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेट लगभग जो है मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ एक दो लोगों का आंसर सही था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसी से रिलेटेड सर। What is the percent of the seat reservation for the women in the Lok Sabha and the state assemblies under the women reservation bill approved by the union cabinets? ABCD आपके सामने, और अब आप तो भैया कॉन्फिडेंस है, किसी का भी आंसर गलत नहीं, सबके आंसर सही, एकदम सही आंसर आ रहे हैं। 33% इज राइट आंसर सर, आंसर सही एकदम परफेक्टली सर। हाँ मैं क्वेश्चन अभी आईडीएफसी वाला दिखा देता हूँ सर, एक मिनट जाइए। The women reservation bill approved by the union cabinets mandate a 33% reservation for the women in the both and the Lok Sabha and the state assembly to ensure fairness and the equitable distribution. The reserved seats will be rotated after each general election sir. ठीक है, एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मोदी जी लेकर आने वाले हैं। लोकसभा इज पेंडिंग, आई होप जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आपका लोकसभा में अगर बात की जाए तो लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, इसमें सिर्फ 2 वोट आप इसके विरोध में पड़े हैं महिला बिल के सर, बाकी सबका सपोर्ट है। मोदी जी ने ऐसी नकेल कसी है कि विपक्ष भी इसमें ना नहीं कर सकता, क्योंकि ना करेगा तो उसका वोट बैंक चला जाएगा सर। ठीक है, सिर्फ 2 ना है, बाकी सारी की सारी यहाँ है। अच्छा, जैसे बात करते हैं लोकसभा की सर, एक है आपकी राज्यसभा,
और एक है आपकी लोकसभा। ये दोनों जो है हमारी संसद के पार्ट है सब, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल सीट्स कितनी होती हैं, देखिए अभी नया पार्लियामेंट बना है, तो नए पार्लियामेंट के बिहाफ पर आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास टोटल कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें इंक्रीज की गई हैं सर। टोटल सीटें कितनी हैं? 543 बता रहे हैं आशीष मिश्रा जी, ओके। लोकसभा की बात करें 547 सीटें ओके। देखिए जो लोकसभा के अंदर सीटें हैं वो टोटल है 552, ये मैक्सिमम सीटें हैं सर। अब इन मैक्सिमम सीटों में से जो सीटें हैं 545 प्रेजेंट में एक्टिव सीटें हैं सर हमारी, ठीक है। 7 सीटें जो है वो कहां की है, जम्मू एंड कश्मीर का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वो उसके अंदर की सीटें हैं सर, ठीक है। वो सीटें वहां की है सर। अब 545 सीटों में बात की जाए तो 2 सीटें तो नॉमिनेटेड होती है राष्ट्रपति द्वारा, नॉमिनेटेड यानी जो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा किसको, एग्लो इंडियंस के लिए। एग्लो इंडियंस का मतलब क्या होता है, एग्लो इंडियंस का मतलब होता है जैसे कि राहुल गांधी, एग्लो मतलब राहुल गांधी, इट मींस माता पिता में से कोई एक व्यक्ति विदेशी और एक इंडियन हो और उनसे उत्पन्न संतान जो होगी उसे क्या कहा जाएगा, नॉमिनेटेड सर, यानी कि इसको कहा जाएगा एग्लो इंडियन सर, ठीक है। तो एग्लो इंडियंस जो समुदाय से लोग आ रहे हैं सर, जिनके माता पिता में कोई विदेशी रहा है कि इंडियन रहा है, तो उनसे उत्पन्न संतान को यहां पर क्या होगा, कहा जाएगा सर। एक मिनट जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। बाकी जो है देखिए 243 सीटें इलेक्टेड की जाती है चुनाव के माध्यम से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं क्वेश्चन जो भी जल्दी से ले लेता हूं उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इसके ऊपर, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए जो सीबीओ का एग्जाम है मैं आपको सोहन जी बता देना चाहता हूं कि इसमें आपका करंट अफेयर भी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अलावा करंट अफेयर का पोर्शन भी है, और उसी करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके लिए रखे गए सर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा सर। लीजिए क्वेश्चन कौन सा था आपका जो छूट गया था स्क्रीनशॉट के लिए, उच्च सदन निम्न सदन, इसका आंसर ले लीजिएगा जो जिसका छूटा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो ये जानकारी है ना सर, ये जानकारी इस बिहार पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे सर तो आपसे इस चीजों पे डिस्कस होगा, क्योंकि रिसेंटली एक इवेंट बना है आपके लिए कि भारत में नया पार्लियामेंट बना है सर, और जब पार्लियामेंट बना है तो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग पार्लियामेंट सीटें कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुई है ये जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपसे एग्जैक्टली पूछेंगे, लेकिन देखिए इवेंट रिसेंट में जो भी हो वो आपको पता होना चाहिए सर, क्योंकि आपका एग्जाम कोई छोटा नहीं है सर, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं उन पॉइंट को थोड़ा देखिएगा सर। बिल्कुल सर, थोड़ा देख कर रखेंगे ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने टोटल 6 क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए, बाकी उसका थ्योरी सेक्शन पर आ जाएंगे हम लोग। Which organization is the launching its own credit rating agency to the address proceeds biased by the major agencies? प्रमुख एजेंसियों द्वारा कथित पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए कौन सा संगठन अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च कर रहा है सर? एबीसीडी आपके आपके सामने आंसर, और यहाँ पे जो हमारे सबसे तेज चीता है वो है आपके कोंडा पक्का सर, बहुत बढ़िया कोंडा सर, बहुत अच्छे। अफ्रीकन यूनियन आपका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्टली सही आंसर सर, ठीक है, एकदम सही। अफ्रीकन यूनियन, द अफ्रीकन यूनियन प्लान टू लॉन्च इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन रेस्पॉन्स टू कंसर्न अबाउट बायस्ड क्रेडिट असेसमेंट्स फॉर द अफ्रीकन नेशन। और एक बात जानना, ये जो अफ्रीकन नेशंस के ग्रुप है, ठीक है, इसमें लगभग 58 देश आते हैं, लगभग 57-58 देश है सर, जिसमें से अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज है वो लगभग 55 के आसपास है सर। और अफ्रीकन यूनियन जो रिसेंट में G20 का मेंबर बन गया, ध्यान रखना सर, G20 की मेंबरशिप ऑफर की गई थी इंडिया के द्वारा, और अब G20 जो है बन जाएगा G21, ध्यान रखना G21। और G21 में कितने देश आते हैं सर, ध्यान रखना टोटल 19 कंट्रीज है इसके अंदर, और प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी, एक है यूरोपीय यूनियन और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन, 2 ऑर्गेनाइजेशन और 19 देशों के ग्रुप को G21 कहा जाएगा अगले साल से जानना, ठीक है। इससे अफ्रीकन नेशंस है वो डेवलप होंगी और इस जो रिसोर्सेज है उनको मार्केट में यूटिलाइज करने में हेल्प मिलेगी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि अगली क्वेश्चन है हमारा,
What is the revised GDP growth forecast for the India in the fiscal year 2024 according to the OECD? OECD के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? कितनी वृद्धि हो सकती है सर? 7.3%, 6.3%, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। और यहाँ पे हमारे सोहन सर जो है एकदम चीता जैसी परफॉर्म करते हुए परफेक्टली सही आंसर देते हुए, आंसर है ए 6.3% इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। The OECD has increased its GDP growth forecast for the Indian in the fiscal year 2024 to 6.3%, up from the earlier estimate of the 6%. This change is due to India's stronger economic performance in agriculture, which was supported by the favorable weather conditions. ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब देखिए पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा कि जीडीपी फोरकास्टिंग होती क्या चीज है, आखिर हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी होती कैसे, वर्क कैसे करती है सर? तो मैं बता दूं आपको, निश्चित ही एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। ये क्वेश्चन कैसा होगा? जीडीपी फोरकास्ट के ऊपर सर। ओके, ओईसीडी की फुल फॉर्म सर पूछ रहे, कोई एक आंसर दीजिए इसे। ओईसीडी की फुल फॉर्म देखते हैं कौन जल्दी से। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की फुल फॉर्म बताता है। ओ माय गॉड, मैं तो फुल फॉर्म बता दी। चलिए कोई बात नहीं। क्या है फुल फॉर्म? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट सर, बिल्कुल सही आंसर है ना। ओके, अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर, जो कि लास्ट टाइम हमने पॉइंट छोड़ दिए थे कि जीडीपी वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे पॉइंट के साथ में, और फिर जितना जीडीपी फोरकास्टिंग का पोर्शन है वो वन लाइन की फॉर्म में एक ही जगह मैं आपके लेकर आ जाऊंगा। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी जीडीपी फोरकास्ट की है वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है सर। ओके, अब जो हमारा पोर्शन है जिसपे हम लोग बात करने जा रहे हैं सर, बेसल का नियम। कल लास्ट टाइम हमने जिसको छोड़ा था आज क्लास के अंदर, आज इसको पहले कवर कर देते हैं ताकि जो क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे बेसल के रिगार्डिंग वो भी हम डिस्कस कर सके सर। और देखिए जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनको थोड़ा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब एमसीक्यू लाना शुरू कर रहा हूँ। 15 से 20 मिनट का टाइम रखूंगा एमसीक्यू का, डेली के डेली कराऊंगा सर। एमसीक्यू में कोशिश करूंगा डेली हो जाए। लास्ट की क्लास में, स्टार्टिंग क्लास में एमसीक्यू करा करके फिर अपने टॉपिक पर हम कवर करेंगे सर, ठीक है। तो जो टॉपिक हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए वो सब डिस्कस करेंगे। बेसल के बारे में बात कर चुके थे कि बीआईएस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सरसाई के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, सरसाई का पोर्शन भी हम इसके अंदर लेंगे सर। द बैंक फॉर इंटर सेटलमेंट की बात करते हैं तो ये इसकी बिल्डिंग देखिए आपने, ये इसकी स्थापना की रिगार्डिंग बात थी जो लास्ट टाइम हमने बात कर चुके थे इसको, बट और हमने बात करी थी इसके ऑब्जेक्टिव पर, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है कहां पर है, और इसका जो एक संगठन है जिसका नाम है बीसीबीएस, बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन, जिसका मेजर काम क्या होता है? बैंकिंग क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुनना, समझना, उसके हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करना, जिसे हम बोलते हैं बेसल के नियम, ठीक है। बेसल के नॉर्म्स को जानने से पहले हमें जानना था कि सीआर क्या होता है, सीआरएआर क्या होता है, और आरडब्ल्यू क्या होता है, और आई होप के लास्ट क्लास में मैंने इस पर डिस्कस किया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है कि सी ए आर क्या होता है और सी आर ए आर क्या होता है। क्या किसी को इस पर कोई डाउट है कि सी आर क्या होता है, सी आर ए आर क्या होता है, आर डब्ल्यू क्या होता है? अगर डाउट नहीं है और कल जो समझाया था वो क्लियर है तो तुम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम इसको एक बार क्लियर जरूर कर देंगे सर। ओके प्रभात जी, वॉइस लो, ओके, नो डाउट्स, कैपिटल एडुकेशन रेशियो बिल्कुल ठीक का, ऑल क्लियर है। ओके सोहन जी का क्लियर है, एकदम बता दीजिए सर। चलिए मैं थोड़ा रफली बताता हूँ, कोई बात नहीं, रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा मैं रिपीट कर चुका, बात नहीं, रिपीट करता हूँ। इसको रिपीट करने से पहले जस्ट 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर सकता है, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। मैं जरा एडजस्टमेंट थोड़ा सा कर दूं क्लास का, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 2
ओके, तो देखिए मैं एक बार आपको यहां पर जो है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं किस प्रकार से वर्क करता है। जब हम सीआर की बात करें इसे बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो, या इसको हम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी बोल सकते हैं। एक ही बात है दोनों का मतलब। सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर बैंक की बात करें तो बैंक का एक ही वर्क है, वह है लोन बांटना। और बैंक लैंडिंग का जो बिजनेस करता है ये किसको करता है? अनजान लोगों को करता है सर। हो सकता है वो पैसा ले और चुका दे, हो सकता ना चुकाए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो सर, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना लेने के लिए आ जाए लोन आपके लिए, लेकिन हर बैंक को उस लोन के ऊपर रिस्क मेंशन करना ही होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, कहता है आरबीआई कि अगर किसी बैंक ने, मान लेते हैं कोई बैंक होम लोन में 100 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट को लोन में 100 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और गोल्ड लोन के रूप में 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इट मीन साफ है कि टोटल 300 करोड़ रुपए का क्या ये लोन है, लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा बैंक। अब अगर लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार हर लोन के ऊपर कुछ रिस्क होता है जो कि बैंक को मान के चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं वो रिस्क हो, लेकिन मान के चलना है। जैसे कह रहा है रिस्क इन होम लोन कितना 50%, इसका मतलब 100 करोड़ का 50% यानी 50 करोड़ रुपए का उस पर रिस्क रहेगा। ये क्या उसका रिस्क? 100 करोड़ का अगर होम लोन देगा बैंक तो ऑब्वियस सी बात है 50 करोड़ रुपए ये मान के चलना पड़ेगा बैंकों के, 50 करोड़ के डूब जाएंगे सर। इसी प्रकार से अगर हम कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देगा तो 100 करोड़ में से 0 करोड़ का रिस्क, गवर्नमेंट तो पैसा देगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें सर। लेकिन गोल्ड लोन में 10 करोड़ का रिस्क रहेगा 10% के हिसाब से। 10% मतलब 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ का टोटल हो गया 60 करोड़ रुपए का रिस्क। इसका मतलब साफ पता चला है कि यदि कोई बैंक 300 करोड़ का लोन बांटेगा तो 60 करोड़ ऐसा अमाउंट होगा जो कि डूबने के चांसेस हैं। यानी 300 करोड़ के लोन पर 60 करोड़ का क्या है? रिस्क है। इसे बोलते हैं RWA। ये क्या कहलाता है हमारा? RWA। इसका मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स। एसेट मतलब लोन, लोन के ऊपर जो रिस्क वेटेड है वो कितना है सर? 60 करोड़ का। इसका मतलब 300 करोड़ देंगे तो उसमें 60 करोड़ डूबने के चांसेस, इसका मतलब साफ ही रिस्क है। तो इसी रिस्क का कुछ परसेंट अमाउंट बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है। कोई बैंक अगर इसको मेंटेन करता है तो बैंक सेफ जोन में रहेगा, नहीं करेगा तो बैंक के लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दूं आपके लिए, अकॉर्डिंग टू बेसल 2 की बात कर रहा हूं, बेसल 2 CAR को 9% रखा गया, तो 9% CAR ले लीजिए यहां पर। 9% CR इक्वल टू टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय RW है 60 करोड़ रुपया इंटू 100। ठीक है, किसी भी लोन के ऊपर, किसी भी लोन के ऊपर अगर जो रिस्क आ रहा है उस रिस्क को हमें कहां रखना है? RWA की जगह पे रखना है। टोटल कैपिटल हमें निकालनी है, CR हमें पता 9% चल रहा है, और इंटू 100 से गुणा करके जब निकालेंगे तो अब लगभग कितना अमाउंट आ जाएगा? 5.2 करोड़ का अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 5.2 करोड़ का अमाउंट इसके अंदर निकल के आएगा सर। ठीक है, 5.2। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई बैंक 300 करोड़ का लोन बांटता है तो उस लोन पर 60 करोड़ का रिस्क है डूबने का चांस, और इस 60 करोड़ के रिस्क को कवर करने के लिए सिर्फ 5.4 करोड़, हाँ जी बिल्कुल सही करो, 5.2 या 5.4 का अमाउंट होता है। तो 5.4 करोड़ रुपए बैंक को सेपरेटली अलग से मेंटेन करने पड़ेंगे अपने पास। अगर बैंक इतना अमाउंट अपने पास मेंटेन करता है तो उसके भी आप पर ये 60 करोड़ का रिस्क वो मैनेज कर जाएगा। और अगर ये मेंटेन कर लिया तो ही बैंक की लोन बांटेगा, एल्स बैंक लोन नहीं बांटेगा, बांटेगा तो उसमें उसको खतरा रहेगा। तो किसी भी लोन के एवज में मिनिमम कितनी कैपिटल बैंक को अपने पास मेंटेन करनी है, इसी को बोलते हैं आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है। तो 60 करोड़ के भी आप पर आपको रखना है सर। आई होप के CR क्या होता है ये आपको मैं समझा पाया, और RW भी क्लियर हो गया सर। आई होप क्लियर होगा पॉइंट। कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो हम बेसल 1 की ओर बढ़ते हैं सर। चलिए अब बात करते हैं बेसल के नियम 1 की सर। जब BIS की बात आती है तो बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी समस्या आती हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए यहां पर क्या होता है कि लगातार एक्टिव रहता है कौन? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका BIS, ये सब एक्टिव रहते हैं सर, और उनके हिसाब से सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे पहली अगर बात करें यहां पर बेसल 1, जिसे बेसल अकॉर्ड भी कहते हैं, जिसका पूरा फोकस था, इट फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली क्रेडिट रिस्क। ये पूरी तरह से क्रेडिट के रिस्क पे डिपेंड था। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? यानी CAR पर डिपेंड था सर।
जब बैंक किसी को लोन देता है तो उस लोन के लौटने की संभावनाएं कितनी है, ये CAR बेस पर पता चलता है सर। तो क्रेडिट रिस्क की बात की जाए तो देखिए, क्रेडिट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स फ्यूचर टू रिपे अ लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। बेसल के नियम की पहली बार जो बात की गई 1988 में की जाती है, जब बेसल के पहले नियम आते हैं, और BCBS ने इसको इंट्रोड्यूस किया कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम कार्ड बेसल अकॉर्ड, या फिर इससे बेसल 1 के नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसल की जो पहली मीटिंग है वो कब होती है, 1988 में, 1988 में होती है सर, जहां बेसल के नियम आते हैं पहले, जिसमें कहा गया कि अगर किसी बैंक को अपने क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करना है, क्रेडिट मतलब लोन बांटने के रिस्क को कम करना है, तो लोन पे जो हानि उसको होती है, तो जितना भी लोन बांटे उसका एटलीस्ट 8% अमाउंट उसको अपने पास RWA के रूप में मेंटेन करना पड़ता है। जैसा भी आपने पुरानी स्लाइड में देखा, ये हम क्या कर रहे थे कि 9% के हिसाब से अपना मेंटेन कर रहे थे इतना अमाउंट सर, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखा 8% हिसाब से, तो 9 की जगह 8% रख दीजिए, और जो जितना भी रिस्क निकल का आता है वो निकाल करके उतना मेंटेन करना पड़ेगा। जो बैंक इसे मेंटेन करेगा बेसल 1 में, CR का पोर्शन मेंटेन करेगा, उसका लॉसेस के चांसेस उससे ज्यादा कम हो जाएंगे सर। इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया था 10 साल बाद, यानी कि 1999। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है आपके लिए कि बेसल 1 के जो नियम है वो पहली बार भारत में कब आए सर, 1999। तो 1999 से हमने इसको लागू किया था इसका। लेकिन तब तक भारत में क्या होता है, और भी चीजें होनी शुरू हो गई थी, और बेसल 2 का समय यहां पर आ चुका था सर। अब देखिए बेसल 2 क्या है। बेसल 1 में कुछ खामियां थी, और उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए बेसल 2 के नॉर्म्स को लाया गया। करोड़ आएगा कहां से, अच्छा 5 करोड़ आएगा कहां से, मैं आपको बता दूं सर। देखिए अभी जो कैलकुलेशन की हमने 9% ये लिखा है, 60 करोड़ रुपए ये लिखा है डब्ल्यू इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो टोटल कैपिटल निकल आएगी आपकी वो लगभग 5.2 करोड़ रुपए का आसपास, 5.4 करोड़ का आसपास निकल के आएगी। तो अगर 60 करोड़ का रिस्क हमने निकाला 300 करोड़ के लोन पे 60 करोड़ रिस्क है, तो इस रिस्क का जो हमें 9% निकालना, इस पर्टिकुलर 9% के हिसाब से ये अमाउंट निकल के आता है, ये रखना पड़ेगा बैंक को अपने पास। यानी 300 करोड़ को लोन देने के लिए 5.2 करोड़ रुपए का अमाउंट बैंक अपने पास सेपरेट मेंटेन करे तो उसका रिस्क कम से कम हो जाएगा सर। अब देखिए बेसल 2 का नॉर्म्स क्या होता है। बेसल 1 में, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके, अब मैं आराम से थोड़ा देखता हूं, अब सही है, ठीक है। देखिए बेसल 1 में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए बेसल 2 के नियमों को लाया गया। 2004 में बेसल 2 के नॉर्म्स के और गाइडलाइंस को जो है पहली बार BCBS द्वारा पब्लिश किया गया, विच वी आर कंसिडर्ड टू बी द रिफॉर्म वर्जन ऑफ द बेसल 1 अकॉर्ड। यानी कि 2004 में पहली बार जब इसको लाया गया बेसल 2 को, तो बेसल 1 की खामियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट, यानी CAR का पोर्शन कितना, 8% ऑफ द रिस्क एसेट्स का। यहाँ पे बिल्कुल साफ बात कहूं अगर आपसे कि बेसल 1 में जैसे CAR की वैल्यू 8% रखी गई थी, तो बेसल 2 में उसे एजिटेट रखा गया कि CAR आपको 8% ही रखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज होती है कि CR जो है, BCBS कहता है कि CR को 8% रखो, बट देश में RBI बहुत ही अलर्ट मूड पे था, और RBI ने कहा कि नहीं हम तो इसको फॉलो करेंगे कितना, 9%। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बेसल 2 में पूरे वर्ल्ड के लिए जो गाइडलाइन थी कि मिनिमम CR सब लोग 8% मेंटेन करेंगे, लेकिन इंडियन बैंकों के लिए RBI ने कहा कि आप 1% ज्यादा मेंटेन करेंगे, मतलब 9% करके मेंटेन। तो बेसल 2 के अकॉर्डिंग हर बैंक को 9% CR मेंटेन करना ही पड़ता है सर। इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में पहली बार बेसल 2 का नियम, इसके डायरेक्शन जारी किए गए 2003 में, और इसे 2006 से पूरे वर्ल्ड में अप्लाइड किया गया, इसे अपनाया गया, लेकिन इंडिया ने अप्लाई किया अपने इसको 2009 में, ठीक है। 2009 में इंडिया ने इसको अपने देश में लागू किया था सर। बेसल 2 के नॉर्म भारत में कब से लागू हुए, 2009 से लागू हुए सर। बैंक वर नीडेड टू develop and use better risk management technique in the monitoring and the managing all the 3 types of the risk। देखिए बेसल 1 में एक ही रिस्क था, क्या था, क्रेडिट का रिस्क यानी CR का रिस्क था सर। लेकिन यहां पर 3 तरह के रिस्क देखे गए सर। ये रिस्क कौन कौन से थे, ये थे आपके ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क। इन तीनों को समझ लीजिए क्या होता है इसके अंदर। जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क की, तो इसका मतलब है जैसे कि रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनडेक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस पीपल एंड द सिस्टम।
मैं अगर शॉर्ट भाषा में समझाऊं ऑपरेशन रिस्क को आपको, तो मान लेते हैं कि हमारे बैंक के अंदर जो है 50 आदमी काम करते हैं सर, ठीक है, और 50 में से अगर मान लेते हैं 30 लोग रिजाइन करके अचानक से चले जाएं, तो उन 30 लोगों के जो वर्क है वो 20 लोगों में पड़ेगा, जिस कारण से वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन रिस्क, क्योंकि हर काम हर आदमी नहीं कर सकता सर। तो उसके लिए नए रिक्रूटमेंट करने में या दूसरा स्टाफ मंगाने में समय ज्यादा लग जाता है। तो ये क्या होता है, ऑपरेशन रिस्क की समस्या होती है, इस कारण से बैंक का बिजनेस प्रभावित होता है। मार्केट रिस्क की बात करें, देखिए द रिस्क वेयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल द डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। इन दिस रिस्क देयर आर मेनी इवेंट ऑन विच वी हैव नो कंट्रोल, जैसे कि एग्जाम्पल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस फैल गया अचानक से भैया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, बाढ़ आ गई है, कोरोना वायरस से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जिसको हम मार्केट की कैटेगरी में रखते हैं सर, जिनकी वजह से बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हुआ। अब आप देखिए कोरोना के टाइम पे 1.5 साल तक अगर बात करें, 1.5 साल तक क्या हुआ लॉकडाउन में, और जो कई सारी बिजनेस एक्टिविटी बंद हो गई थी सर, लोग ना तो बैंक जाते ना बैंक से पैसा निकाल पा रहे थे सर। तो उस पीरियड में बैंक का बिजनेस भी बहुत तेजी से गिरा था। तो ऐसी स्थिति में बैंक के बिजनेस को कैसे बचाएं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, बैंक का बिजनेस गिरेगा, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। तो मार्केट में हो रहे परिवर्तन कारण जो बिजनेस गिरेगा, ये सब मार्केट रिस्क का पार्ट है। कैपिटल रिस्क की बात की जाए तो ये बिल्कुल वही है सब, सीआर। तो यहाँ पे सी ए आर जो था वो 9% पर रखने की बात की गई थी आरबीआई द्वारा सर। देखिए कैपिटल रिस्क इज द पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, बैंक नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर इट इज इन द सेंट्रल बैंक सर, ठीक है। समय समय पे आरबीआई के साथ अपनी जो रिस्क रिपोर्ट्स है बैंकों को साझा करनी चाहिए। ये बेसल टू में करेगा। तो यहाँ पे देखो जानने वाली बात क्या है, मेन बात समझिएगा। जो बेसल टू है, बेसल टू के नियम भारत में सन 2009 से लागू हुए, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो बेसल टू की नॉर्म्स आई थी पहली बार, ये कब आती है, 1999 में। 2003 में डायरेक्टिव इसके आते हैं सर, और 2006 से पूरे भारत में लागू हुआ, पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ था, लेकिन इंडिया में लागू हुआ 2009 से। और इसके क्या होते हैं, 3 तरह के रिस्क है। कौन कौन से रिस्क है, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क और कैपिटल रिस्क। इनमें 3 तरह के रिस्क आते हैं सर। अब इन 3 तरह के रिस्क को ध्यान में रखते हुए बेसल टू में जो मैनेजमेंट की बात करें यहां पर, तो मैनेजमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर बनाए गए। देखिए 3 पिलर्स ऑफ द बेसल टू। कौन कौन से पिलर है, पहला है एमसीआर। देखिए एमसीआर की बात करें, इसे बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। एमसीआर मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी कि बैंक अपने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर कर सके। तो देखिए हियर एमसीआर यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ सीआर, सेम एज बेसल नॉर्म्स। तो जो सीआर हमने मेंटेन किया था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो बेसल 1 में मेंटेन किया था, वही हमें क्या करना है बेसल 2 में मेंटेन करना है। यही बताएगा कि बेसल टू सीआर टू बी मेंटेन इन 8%, बट आरबीआई ने कितना कहा, 9%। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आ गया 3 पिलर्स ऑफ बेसल किया है ना। ये क्वेश्चन आ चुका कि बेसल टू में कितने पिलर है, 3 पिलर है। पहले पिलर का नाम क्या है, एमसीआर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा आता है एसआरपी। एसआरपी का मतलब है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का मतलब समझिए क्या होता है कि आरबीआई विल एनालाइज द बैंक दैट वेदर दे आर मेंटेनिंग द सीआर और नॉट। तो आरबीआई क्या होता है, बैंकों को समय समय पे क्या होता है, एनालाइज करता है कि वो लोग सीआर मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई विल टेक एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन। तो आरबीआई द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है सर। ओके, प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाता हूं सर, ठीक है, एक मिनट। और एमडी क्या होता है, मार्केट डिसिप्लिन। तो मार्केट में डिसिप्लिन कब रहता है, जबकि चीजें प्रॉपर वे में जो है ट्रांसपेरेंट हो। आरबीआई से बैंक और बैंक से आरबीआई कोई भी बात ना छिपाए। अगर कोई रिस्क हो गया, कोई लोग डूब रहा है, तो उसकी जानकारी आरबीआई को होनी चाहिए सर। इन दिस केस बैंक विल डिस्क्लोज ऑल द डिटेल ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, जैसे टोटल लोन गिवन, टोटल आरडब्ल्यू ईटीसी वगैरह, ये सब चीजें क्या आरबीआई पता चाहिए। तो ध्यान रखना 3 पिलर का नाम क्या है, एमसीआर, एसआरपी और एमडी। ये 3 पिलर हैं बेसल टू के नॉर्म्स के, जिससे बैंकों की जो वीकनेस है उसको दूर किया जाता है सर। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं, देख लीजिए एक बार। तो ये बेसल के 1 के बाद बेसल 2 के हमने पिलर भी दे लिए। 3 रिस्क हैं और 3 ही इसके पिलर्स हैं। अब बेसल 2 के नॉर्म से सब कुछ सही चल रहा था सर। एक मिनट,
बेसल 2 के नॉर्म्स में सब कुछ ठीक चला था, लेकिन होता क्या है कि समय के साथ जो नियम बनाए जाते हैं उनके तोड़ने वाले लोग भी आ जाते हैं सर। इसलिए बेसल 3 के नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है सर। दुनिया की सबसे बड़ा बैंकों में से एक जिसका नाम है लेमन ब्रदर्स, ये 2008-9 के बैंकिंग क्राइसिस में डूब गया था अमेरिका के अंदर सर। और उससे जुड़े बहुत सारे बैंक थे जो कि डूबे थे। ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा क्राइसिस था सर। इसी तरह की दिक्कतें दोबारा ना हो, कोई और बैंक में संकट ना आए, इसको देखते हुए बेसल 3 के नॉर्म्स की रिकमेंडेशन की गई बीसीबीएस के द्वारा। अब बेसल 3 की बात की जाए तो इसको पहली बार 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इन 2010 बेसल थर्ड गाइडलाइन वेयर रिलीज। दिस गाइडलाइन वेयर इंट्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको ध्यान में रख करके 2010 में बेसल थर्ड के नॉर्म्स को लाया गया। अब बेसल थर्ड के नॉर्म जो है उसमें जब इसको अप्लाई करने की बात की गई तो 2013 में पूरे भारत में इसको अप्लाई करने की बात की गई, अप्रैल से लागू होगा। बट चूंकि बैंक उस समय अलर्ट रहे थे और कोई भी बैंक जो था मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल के पैमाने पे खड़ा नहीं उतरता था, तब आरबीआई ने इस गाइडलाइन को अप्रैल 2013 से लागू ना करके इसको एक्सटेंड कर दिया अगले 5-6 साल के लिए सर, और कहा कि हम इसको 2018 में 19 में 20 में इसको लागू, तब तक सभी बैंक अपने पास मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल मेंटेन कर लें। तो यहां पर 2013 की जगह हाउ ये हैव टू बी अप्लाइड इन इंडिया 31 मार्च 2019 की डेट को चुना गया कि इसको रखा जाएगा, लेकिन ये डेट भी एक्सटेंड हो गई किस कारण, कोरोना के कारण सर। और नाउ इट प्रेजेंट 1 जनवरी 2023 वो डेट है जब पूरे भारत में बेसल थर्ड की नॉर्म्स लागू हो चुकी है सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 10 to 14% सर, 10 to 14%। अब देखिए होता क्या है कि जो 1 जनवरी 2023 है वहां तब से बेसल थर्ड के नियम पूरे भारत में लागू हो चुके हैं, और बेसल थर्ड के नियम्स में जो सीआर रखा गया और उसको कहा जा रहा है कितना 10 से 14% भी मेंटेन करो, यानी 10 से कम ना हो, 10 से ऊपर हो, और 14% के आसपास जो सीआर मेंटेन कर सकते हैं। ये कहा गया है आरबीआई द्वारा, आपके बीसीबीएस द्वारा, कि सभी दुनिया भर के बैंक 10 to 14% सीआर मेंटेन करें। बट आरबीआई ने कहा नहीं, हम 15% मेंटेन करेंगे। ध्यान, आरबीआई हमेशा बेसल के नियमों से 1% ज्यादा मेंटेन करवाता है सभी बैंकों से। कारण है ताकि ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जा सके सर। ठीक है, 8% बेसल 2 के नोट भारत में चल रहे थे, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो बैंक इस आंकड़े को पार करता जा रहा है वो बेसल थर्ड के लिए तैयार है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के अगले जो 24 मंथ है उनके अंदर कभी भी जो है आपका इसके लागू होने की घोषणा की सकती है। कुछ बैंक अपना क्राइटेरिया स्टैंड पूरा कर चुके हैं सर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक होता है कंजर्वेटिव बफर्स। कंजर्वेटिव बफर कितना होता है, तो भाई ये पहले 1.5% था, प्रेजेंट में 2.5% है, तो हर बैंक को ये मेंटेन करना होता है। कंजर्वेटिव बफर होता है कि जो भी पूंजी बैंक के पास है उस पूंजी पर लगभग 2 से 2.5% उनको अलग से सेपरेट मेंटेन करना पड़ता है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव बफर। तो अगर कोई बैंक 9% सीआर मेंटेन कर रहा है सर, और प्लस 2.5% सीबी में सीसीबी मेंटेन कर रहा है सर, यानी कंजर्वेटिव बफर मेंटेन कर रहा है, तो टोटल 11.5% जो है उसको सीएआर का पोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, समय के साथ ये अमाउंट लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ते अमाउंट के साथ यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, अलग तरह की जा रही है। जैसे अगर बात करें प्रेजेंट में 15% चल रहा है आपका क्या, सीआर, तो 15% ये प्लस 2.5% ये, नहीं टोटल बैंकों को अब मेंटेन क्या करना पड़ेगा सर, 17.5% अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा सीआर के अंदर सर। तो ये किसके लिए बात हो रही है सर, ये हो रही है बैंकों के लिए सर, एटीएम बैंकों के लिए बात की जा रही है सर, ध्यान सर। ठीक है, हाँ 11.5% उन बैंकों के लिए है जो बैंक अभी बेसल थर्ड के गाइडलाइन पर अभी खड़े नहीं उतरे हैं, यहां तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए 11.5% ही रहेगा। और जो बैंक अपने पास इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल मेंटेन कर चुके हैं कि वो किसी तरह की झंझावत को झेल सकते हैं, तो उन बैंकों के लिए कितना होगा, वो है आपका 17.5%। तो पूछ लेता है कंजर्वेटिव बफर कितना मेंटेन कर रहे हैं बैंक, 2.5% है सर प्रेजेंट में। और 15% क्या चल रहा है हमारा सर, ये 15% अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म सीएआर की वैल्यू है सर। सीआर कितना मेंटेन करना है, 15% मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहां पर बेसल 1, 2, 3 के जो नियम थे उन नियमों को भी हमने यहां पर थोड़ा सा जान लिया सर। स्लाइड बदल रहा हूं आपके लिए, ये छोटा सा पोर्शन है, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका,
ये आपको हेल्प करेगा। ऑलरेडी मेरे ख्याल से कुछ बता चुका हूं इस बारे में, मैं आपको शायद बता तो चुका हूं मैं। जस्ट अ मिनट। ये प्राइवेट और पब्लिक बैंक दोनों के लिए एप्लीकेबल है सर। देखिए जो बेसल के नियम है, ये बेसल के नियम सरकारी बैंकों के लिए स्पेशली मेंटेन करने हैं सर, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो ऑलरेडी मेंटेन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो मेंटेन करने की बाध्यता है किसके लिए सर, सरकारी बैंकों के लिए खासतौर पर सर। बिल्कुल सर, देखिए अब बात तो समझिएगा आपने, बिल्कुल आईफोन आपने बात करी कि साहब CAR तो हम मेंटेन करेंगे 15%, और साथ में NDTL जो प्लस NDTL का जो पार्ट है वो 18% नहीं सर, वो 22.5% मेंटेन करेंगे। देखो समझिए, SLR और CRR जो हम मेंटेन करते हैं 18% और ये 4.5%, तो ये इसलिए मेंटेन कराते हैं कि ये अगर कभी बैंक के सामने बैंक रन की कंडीशन आ जाए तो जो पैसा, देखिए ना, जब बैंक होता है कस्टमर उसमें जमा करता है मनी, और उसको ये बोरोवर्स को लोन के रूप में बांट देता है सब पैसा, ठीक है, ब्याज लेता है बोरोवर से और आपको ब्याज देता है। अगर यहाँ बोरोवर ने पैसा देना बंद कर दिया, नहीं आ रहा पैसा, तो यहाँ बैंक के लिए दिक्कत होगी। तो जो मनी दिया आप तो मांगने पहुंच जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, इस जो पैसा उनने आपके पास रखा है सर, ठीक है, तो इस पैसे पर लगभग 22.5% अमाउंट जो है बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, तो उसी में से निकाल के पैसा आपको पे कर देगा ताकि आपकी लायबिलिटी बरकरार रहे सर, ठीक है। ये तो बात होती है SLR CR की सर, ये एनडीएल का 18% सर। लेकिन जो CR हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगर मैं किसी को 100 रुपए देता हूं तो मुझे बताया कि 100 रुपए में से एटलीस्ट हो सकता है, मैं अगर बात करूं आशीष जी की, तो आशीष जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 100 रुपए ले लेते हैं सर और वापिस नहीं करते हैं सर। तो 100 रुपए अगर दूंगा तो ज्यादा मैं कहूंगा तो हो सकता है 90 रुपए तक वापिस करते, लेकिन 30 रुपए 10 रुपए वापिस ना करें। तो मतलब साफ है 10 रुपए ऐसा अमाउंट हो गया जो कि डूब सकता है मेरा। सो इस 10 रुपए का 15%, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अगर बात करें तो 15% अमाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा क्या, अपने पास है, ठीक है, किस फॉर्म में, इमरजेंसी फंड के रूप में, ताकि अगर कभी ऐसा होता है तो उस केस में जो अमाउंट है 15% ये मुझे सपोर्ट करे, 1.5 रुपया मुझे सपोर्ट करे सर, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में हमने बेसल के साथ में ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी उसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा सर, फाइनेंशियल अवेयरनेस और RBI सर्कुलेटेड पॉइंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो एक्ट का पोर्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे सर, ठीक है लास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन सर। स्क्रीनशॉट इशू सही, क्लास को कितने दिन, देखिए ये जो क्लास है सर, ये अभी क्लास जो आपकी चल रही है लगातार, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन तो हो चुके क्लास चलते हुए सर। ओ क्लास, थैंक यू वेरी मच, मैं कल मिलता हूँ और आपकी इस बात करता हूँ। बिल्कुल सर, क्लास मेरी क्लास से कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, ठीक है। गौरव कुमार जी बड़े चमक रहे हैं, एकदम शानदार एकदम दिख रहे हैं सर, फोटो आपका बहुत ही शानदार है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।